भविष्य में 8 गेमर्स को एक रहस्यमय संदेश मिलता है जो उन्हें द कॉल अप नामक एक नए गेम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है जिसमें $1 लाख का पुरस्कार है। वे शहर की एक शानदार इमारत के 25वें माले पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही हर कोई मौजूद है। एक रोबोट आवाज उन्हें एक टैबलेट पर साइन इन करने के लिए कहती है और फिर उन्हें अपने सारे कपड़े उतारकर मोशन कैप्चर सूट पहनने के लिए कहा जाता है। जब वे कपड़े बदल रहे होते हैं तो एडम को छेड़ा जाता है क्योंकि वह उन तंग सूटों के लिए बहुत मोटा होता है और कार्ल एक भयानक जले हुए निशान का खुलासा करता है। वो बताता है कि वो एक सैनिक हुआ करता था। जब हर कोई तैयार हो जाता है तो वे एक स्कैनर वाले कमरे में चले जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर कदम रखने और अपने उपनाम कहने के लिए कहती है। फिर वे अपना नया उपकरण उठा सकते हैं, एक उन्नत गियर सूट जिसमें पूरी रीढ़ के लिए एक VR हेलमेट जुड़ा होता है जो अभिजात वर्ग के लिए केवल एडम के विचार में विसर्जन था। हर कोई अपना गियर पहन लेता है, जाहिद को छोड़कर एक बोस्नियाई मुस्लिम जिसने अनायास ही आतंकवादी उपनाम चुना था। ये जानकर कि हर कोई सूट में उसे देखेगा, वो इसे पसंद नहीं करता और जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और मदद के लिए पूछने पर कोई नहीं आता। अन्य गेमर्स जाहिद को खेलने के लिए मना लेते हैं। आवाज प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा करती है। मॉड्यूल और हर कोई अपने हेलमेट बंद कर लेता है क्योंकि सिमुलेशन शुरू होता है। कमरा एक अत्यंत यथार्थवादी सर्वनाशकारी दुनिया में बदल जाता है। उनके सूट सैन्य वर्दी से बदल दिए जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। हालांकि ये वास्तविक लगता है, उनके हाथ सिमुलेशन में वस्तुओं के माध्यम से चले जाते हैं। उसी क्षण सार्जेंट दिखाई देता है और उन्हें नए निजी के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे उसे छू भी नहीं सकते और अपने हेलमेट उठाकर पुष्टि करते हैं कि NPC कमरे में है, वो बहुत वास्तविक है। समूह सार्जेंट का पीछा दूसरे कमरे में करता है जहां उन्हें अपने हथियार मिलते हैं जो वास्तविक जीवन में सिर्फ प्रॉप्स हैं। सार्जेंट उन्हें बोतलों के एक गुच्छा पर अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए कहता है और खिलाड़ी यथार्थवादी रिकॉइल से प्रभावित होते हैं। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद सार्जेंट उनमें से 2 को गोली मार देता है जिससे उनके वेस्ट गायब हो जाते हैं। चूंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है इसलिए उन्हें तुरंत वापस मिल जाते हैं क्योंकि सार्जेंट बताते हैं कि हिट होने पर क्या होता है, सुरक्षा खोना और उजागर होना। यदि वेस्ट खोने के बाद उन्हें चोट लगती है तो वे एक विशेष सीरम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल एक ही मिलता है। इस इमारत पर खतरनाक आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए समूह का पहला मिशन उन्हें बाहर निकालना और जमीन पर उतरना है। जो कोई भी सफल होगा उसे वास्तविक जीवन में नकद पुरस्कार मिलेगा। सार्जेंट के गायब होने के बाद आंद्रे अपने अनुभव के कारण नेतृत्व करने का फैसला करता है और उन्हें चुपके से रहने के बारे में सुझाव देता है। वे विभिन्न कमरों में देखते हैं जब तक कि एक दुश्मन गलियारे में नहीं खुल जाता और गोलीबारी शुरू हो जाती है। समूह में से अधिकांश छिप जाते हैं, लेकिन आंद्रे आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति को मार डालता है। आवाज घोषणा करती है कि उन्होंने लेवल 25 पूरा कर लिया है और सारे पॉइंट्स आंद्रे के लिए हैं। वे शरीर को छूकर पुष्टि करते हैं। ये एक और NPC है। जब वे सीढ़ियां लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा तंत्र है जो उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट कर देगा यदि वे लेवल पूरा किए बिना छोड़ने की कोशिश करते हैं। समूह लेवल 24 में प्रवेश करता है और अधिक उन्नत हथियार ढूंढता है, इसलिए आंद्रे उन्हें उनका उपयोग करना सिखाता है। वे मुख्य कमरे में चले जाते हैं और मार्को को ढूंढते हैं। वो पहला दुश्मन मारता है जो दिखाई देता है। आत्मविश्वास हासिल करते हुए अधिकांश खिलाड़ी भागना शुरू कर देते हैं और आतंकवादियों को गिराने के दौरान यादृच्छिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। एडम अपनी गोलियां एक अकेले लक्ष्य पर बर्बाद कर देता है, इसलिए आंद्रे बीच में आकर उस व्यक्ति को गोली मार देता है और हिट हो जाता है। वो अपनी वेस्ट खो देता है। इस बीच टेलर को पैनिक अटैक आता है। पता चलता है कि ये एक दोस्त है, उसे अपने निमंत्रण के प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में प्राप्त किया गया था और वो अपनी जगह पर आई थी, लेकिन वो खेल नहीं सकती। वास्तविकता के झटके में शेली उसे ये कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो भी शूट नहीं कर पाती। एक आतंकवादी लड़कियों के पास आता है जिसे कार्ल मार डालता है, जो तब गोली मार दिया जाता है और अपनी वेस्ट खो देता है। कार्ल आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसे भी गोली मार देता है, इसलिए शेली उस व्यक्ति को मार डालती है। दोनों कार्ल और शेली अपने हेलमेट खोलते हैं और यहाँ तक कि वास्तविक जीवन में भी दर्द महसूस करते हैं। वे खेल में लौटते हैं और आंद्रे कार्ल को सीरम इंजेक्ट करता है। वो तुरंत ठीक हो जाता है। एक आघातित कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और वास्तविक जीवन में उल्टी करने लगता है और कहता है कि ये खेल नहीं हो सकता। इसके बाद पूरा समूह अपना हेलमेट खोलकर ब्रेक लेता है, जबकि एडम सदमे में है और सिद्धांत देता है कि ये एक रियलिटी टीवी शो होना चाहिए। कार्ल नए हथियार ढूंढता है और बताता है कि उसे बिजली के झटके महसूस हुए। जाहिद घबरा जाता है और अपना सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मार्को सोचता है कि ये एक परीक्षा है। जाहिद इस बात पर जोर देता है कि ये एक प्रयोग हो सकता है और सैन्य और मार्को सहमत होते हैं, ये कहते हुए कि आंद्रे को अवश्य पता होगा। वे अंदर बहस करते हैं और चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आंद्रे बाथरूम जाता है। खिलाड़ियों को एहसास नहीं होता कि खेल अभी भी चल रहा है और आतंकवादियों को पुनर्जीवित कर दिया जाता है। बाथरूम के एक कोने में आंद्रे हैं और उसे अपना हेलमेट बंद करने का मौका भी नहीं मिलता कि उसे गोली मार दी जाती है।
वो खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही कार्ल पर सीरम का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरों को शोर सुनाई देता है और वे अपने हेलमेट भी बंद कर लेते हैं। केवल एडवर्ड को तुरंत गोली मार दी जाती है। समूह छिपने के लिए भागता है। आंद्रे और टेलर सीढ़ियां लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो अवरुद्ध है। जल्द ही आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं और टीम खुद का बचाव करती है। एडवर्ड खुद को ठीक करता है। एक सीरम के साथ आंद्रे खून बहते हुए एडम को गलियारों से खींचता है। जब एडम एक ग्रेनेड फेंकता है तो वो बाकी दुश्मनों को मार डालता है और लेवल आखिरकार खत्म हो जाता है। एडम उच्च स्कोर लेता है। गोलियों की आवाज के बिना टीम आखिरकार आंद्रे को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुन सकती है। उसी क्षण आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर बजने से पहले अपने मस्तिष्क को इलेक्ट्रोक्यूट होते हुए सुनता है, जिससे उसे कई मिनटों तक ऐंठन होती है। तब तक दूसरों को वो मिलता है। आंद्रे पहले ही मर चुका होता है। शेली उसे सीपीआर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आवाज घोषणा करती है कि वे अगले लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समूह अब और नहीं खेलना चाहता। वे जमीन पर कुछ खून देखते हैं और महसूस करते हैं कि आंद्रे को मारने वाला भी मर गया। वे उसका हेलमेट उतारते हैं, लेकिन ये असंभव है। जाहिद घबरा जाता है और मदद के लिए आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ लेता है। एक परीक्षा के साथ कार्ल स्वयंसेवक बनता है और जाहिद को कुछ बार आग बुझाने वाला यंत्र मारने देता है, लेकिन हेलमेट अभी भी नहीं निकलता। उसी क्षण सार्जेंट द्वारा उन्हें खेल में वापस बुलाया जाता है। वो चलता है और कार्ल को जाहिद को नियम तोड़ने के लिए कुछ बार दंडित करता है। चूंकि सार्जेंट उन्हें न खेलने की चेतावनी देता है, समूह के पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे बिना ज्यादा परेशानी के कई लेवल से गुजरते हैं। हालांकि प्रत्येक मंजिल पर उन्हें नए हथियार इस्तेमाल करना और नए गेम मैकेनिक्स सीखने पड़ते हैं। एक कमरे में गैस लीक होती है। वे अपने फायर आर्म्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं और कुछ घंटों बाद समूह ब्रेक लेता है और पाता है कि वास्तविक जीवन में रात हो चुकी है। थक कर वे खिड़कियां तोड़ने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जाहिद एक ठेला का उपयोग करके शीशा तोड़ देता है। उसी क्षण सार्जेंट फिर से प्रकट होता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जाहिद पिछली बार की तुलना में अधिक ताकत से उठता है। जाहिद सीढ़ियां चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे लात मारकर गिरा देता है और गिरने से उसकी टांग टूट जाती है। जाने से पहले सार्जेंट घोषणा करता है कि जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। टीम जाहिद को बचाती है और नोटिस करती है कि वो घाव वास्तविक है, लेकिन खेल में नहीं है, इसलिए वे सीरम का उपयोग नहीं कर सकते। कंप्यूटर आवाज उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए जाहिद उनसे उसे छिपाने और उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है। समूह उसे कुछ फर्नीचर के पीछे रख देता है और उसके जाने के कुछ मिनट बाद जाहिद खून बहने से मर जाता है। अगले लेवल पर मार्को दूसरों को नए हथियार देता है और विचलित करने वाली हरकत के कारण एक छिपा हुआ दुश्मन पीछे से उस पर गोली चला देता है। जब टेलर वापस गोली चलाती है तो वो बाथरूम के एक स्टॉल में छिप जाता है। बहुत सारी गोलीबारी के बाद एक ग्रेनेड लड़ाई खत्म कर देता है और शैली उसकी मदद करती है। टीम को एहसास होता है कि टेलर गायब है और उसकी तलाश कर रही है। एक आतंकवादी बाथरूम में दिखाई देता है और एक एक करके स्टॉल की जांच करना शुरू कर देता है। शैली उसे सुनती है और दरवाजे से वार करके उसे मार देती है। लेवल खत्म हो जाता है और एडवर्ड उच्च स्कोर प्राप्त करता है, जिससे मार्को पहले स्थान पर आ जाता है। ब्रेक लेने के दौरान टीम अपने जीवन पर चर्चा करती है और महसूस करती है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर वे मारे भी जाते हैं तो कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। समूह अगले लेवल पर चला जाता है और सार्जेंट को एक बंधक को पीटते हुए पाता है। वो बताता है कि तहखाने में एक बम है जो उन्हें उड़ा देगा और उन सभी को मार देगा यदि वे इसे समय पर नहीं रोकते हैं। इसे निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका बंधक से कोड प्राप्त करना है। चूंकि उस व्यक्ति का वोल्टेज ट्रांसमीटरों से कनेक्शन है, एडवर्ड उसे तब तक इलेक्ट्रोक्यूट करने में संकोच करता है जब तक कि वो कोड नहीं बताता। दया की भीख मांगने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। आतंकवादी एक शब्द कहता है और एडम कंप्यूटर पर लिखता है। हालांकि इससे बम सक्रिय हो जाता है और विस्फोट होने से पहले केवल 30 मिनट बचे होते हैं। सार्जेंट बंधक को हंसता है और टेलर उसे मार डालता है। एक क्रुद्ध मार्को एडम को दोषी ठहराता है और उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हेलमेट से टकरा जाता है, इसलिए वह उसे उसके वास्तविक चेहरे पर घूंसा मार देता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी चोट लग जाती है। उसी क्षण सार्जेंट की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई देती है कि वो लिफ्ट का दरवाजा पकड़े हुए है। टीम अंदर जाने के लिए दौड़ती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजे पूरी तरह से नहीं खुलते हैं। मार्को सभी के बाहर निकलने के लिए मार्को उसे सजा के तौर पर ब्लॉक कर देता है और वे दोनों अंदर फंस जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरे माले पर ले जाती है और जैसे ही वे बाहर आते हैं, दोनों को बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। इससे पहले कि वे लेवल के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करें, मार्को एडम को पहले जाने के लिए मजबूर करता है और एडम एक आतंकवादी को मारने का प्रबंध करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इससे मार्को को एडम के आगे धकेलने से नहीं रोका जा सकता, उसे ढाल के रूप में रखते हुए। इससे मार्को छिप जाता है और एडम को गोली मार दी जाती है और कुछ ही मिनटों में वो मर जाता है।
केवल 15 मिनट बचे होने पर मार्को टूट जाता है, लेकिन वह हिलने में संकोच करता है जब आवाज घोषणा करती है कि चौथा माले खत्म हो गया है। इस बीच बाकी टीम हथियार ढूंढती है और इलाके की तलाशी लेती है। अचानक एक आतंकवादी स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और काल पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पैनिक अटैक आता है। शैली उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है और काल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिसने उसे वो निशान दिया था। वो खुद को दोषी ठहराता है कि उसने उसे नहीं बचाया। कुछ शब्दों के साथ शैली उसे शांत करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। टीम अलग अलग रास्तों से गुजरती है और एक ऐसे माले पर पहुंचती है जहां लगभग कोई गोला बारूद नहीं है, जबकि अन्य आतंकवादी से लड़ते रहते हैं। टेलर इलाके की तलाशी लेती है और उसे कुछ सीरम मिलता है। अचानक मार्को दिखाई देता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर मना कर देती है, इसलिए मार्को उसे गोली मारकर मार डालता है। जब कार्ल टेलर की तलाश में आता है तो वह उस पर हमला कर रहा है और उसे अनदेखा कर रहा है। कार्ल टेलर का शरीर ढूंढता है और घबरा जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसे मार्को का यूजर नेम लिखा हुआ दिखता है। एक क्रुद्ध कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और मार्को पर हमला करता है। वास्तविक जीवन में उतरकर कुछ लाते मारने की कोशिश करने से पहले मार्को कार्ल को धक्का देता है। हालांकि मार्को दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते। कार्ल जवाबी हमला करते हुए मार्को को घूंसा मारता है। मार्को आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ता है, लेकिन कार्ल उसे लात मारकर दूर कर देता है। जब मार्को कार्ल को मारने के लिए तैयार हो जाता है तो सार्जेंट प्रकट होता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। कुछ घूंसों के बाद सार्जेंट मार्को को गर्दन से पकड़ लेता है और तब तक गला घोंटता है जब तक वो मर नहीं जाता। शवों को खोजने के बाद बचे हुए 3 खिलाड़ी नीचे की ओर जाते हैं और उनके पास केवल 7 मिनट बचे होते हैं। जब वे तहखाने में पहुंचते हैं तो आवाज कहती है कि यह अंतिम लेवल है। तीनों नए हथियार पकड़ते हैं और आतंकवादियों की तलाश करते हैं। उन्हें एक गलियारा मिलता है। जब भी कोई खुला मैदान होता है तो उन्हें बम की ओर बढ़ना पड़ता है, लेकिन दुश्मन आते ही रहते हैं। कार्ल एक ग्रेनेड फेंकता है और लड़ाई खत्म करता है, इसलिए अब वे आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एक आश्चर्यजनक आतंकवादी वैन में दिखाई देता है और शैली और एडवर्ड दोनों को जल्दी से गोली मार देता है। एडवर्ड छिपने के लिए भागता है, जबकि कार्ल अपने सीरम इंजेक्शन की तलाश करता है। शैली को केवल 2 मिनट बचे होने की आवाज सुनाई देती है और वो बम तक पहुंचने की कोशिश करती है, केवल उसे फिर से गोली मार दी जाती है। वह उसकी ओर रेंगती है और इसके बजाय उसे ठीक करती है। वह उसे बताती है कि वह उसके मरने से पहले जीत जाएगी। एडवर्ड आखिरी दुश्मन को मारने के लिए एक बाजूका का उपयोग करता है और बम को रोकने के लिए केवल 1 मिनट बचा होने पर दौड़ता है। उसके बाद सार्जेंट उन्हें जीतने पर बधाई देने के लिए आता है। एडवर्ड सार्जेंट का भाषण दोहराना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह कंपनी का अंदरूनी आदमी रहा है। सिमुलेशन खत्म हो जाता है और काले रंग के कपड़े पहने हुए कई आदमी शैली को सोने के लिए रखते हैं, इससे पहले कि वे इमारत की सफाई और शवों से छुटकारा पाना शुरू कर दें। गेम सर्वर खिलाड़ियों की सारी जानकारी और शटडाउन अनुक्रम शुरू कर देता है। सुबह शैली अपने सामान्य कपड़ों में उठती है और एडवर्ड को सब कुछ का ध्यान रखते हुए पाती है। वो उसे नकद पुरस्कार वाला बैग देता है और जब वो पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब एक आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है तो शैली वापस लड़ती है और इसके बजाय उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर वो उसकी बंदूक चुरा लेती है और पार्किंग स्थल की सारी लाइटें शूट कर देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसकी तलाश के लिए भेजता है, लेकिन उसके बाद वो अनुभव से हिल जाता है। शैली खेल में वापस आ जाती है और उन सभी को आसानी से मार देती है। जब शैली बाहर आती है तो एडवर्ड अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे बिना किसी दया के मार डालती है। फिर वो बिना पैसे लिए इमारत छोड़ देती है।